हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आज हम देखेंगे। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इसे आज हम पूरा डिटेल करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा है, राउल्ट का नियम, तो जाके उनको पढ़ना जरूर, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, तो ये काफ़ी स्पेशल टॉपिक है दोस्तों, तो आप सब लोगों को ये टॉपिक को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें मैं बताते जाऊंगा उसे आप लोग नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, पेपर आप लोगों का बहुत पास है, कुछ भी कंडीशन हो आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक, तो चैनल में नया है दोस्तों, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आदर्श विलयन क्या होते हैं, देखो टॉपिक है आज का आदर्श और अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले हम आदर्श विलयन को समझेंगे, उसके बाद अनादर्श विलयन को समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं। देखो, राउल्ट के नियम का पालन करते वे सॉल्यूशन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब सीधा मीनिंग यह हुआ, हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो और कुछ भी हमारे पास टेम्परेचर हो, अर्थात कह रहे हैं सभी सांद्रता और सभी तापों पर जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। इतना बात सब लोगों को समझ आ गया। अर्थात देखते हैं, आदर्श विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, दोनों द्रवों के आंशिक वाष्प दाब का योगफल होता है। जो आदर्श विलयन होता है वो हमारे पास पार्ट होता है, एक होता है विलायक का वाष्प दाब और दूसरा होता है विलयक का वाष्प दाब, उनके योग के बराबर होता है। अब ये समझने के पहले आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, समझना। मान लो मेरे पास यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, ए को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जैसे इनको गर्म किया जाता है तो ये वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पी नॉट ए लिख देते हैं। अब ये पी नॉट ए क्यों लिख दिए, हमारे पास ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, यहाँ लिखना विलायक का वाष्प दाब होगा। ठीक है, जिसको हम पी नॉट ए से दर्शा रहे हैं। ये शुद्ध है ना, एकदम प्योर है, उसके लिए अगर नहीं रहेगा तो केवल पी ए रहेगा। पी ए कहने का मतलब क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हम बी लिखेंगे और यहाँ बी लिख देंगे। मान लो ये समझाने के लिए, पेपर में आपको ये नहीं बनाना है, ये हमारे पास ये विलय होगा, विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब, वाष्प दाब ये। ठीक है, अब यहाँ भी जब ये हीट होगा तो यहाँ क्या होगा, पी नॉट बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, विलय का वाष्प दाब पी बी और विलायक का वाष्प दाब पी ए। लेकिन मैं इसी को शुद्ध अवस्था में जब निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पी नॉट ए लग जाएगा और यहाँ पर पी नॉट बी हो जाएगा। जब मैं कहूँगा कि हमारे पास विलायक का वाष्प दाब, क्या का वाष्प दाब, विलायक का, तो उसे मैं पी ए कहूँगा, और जब विलय का वाष्प दाब कहूँगा तो पी बी कहूँगा। तो दोनों के योग के बराबर होता है इनका कुल जो हमारे पास प्रेशर होता है वो, ऐसा कह रहे हैं। देखो उसी बात को लिखा है, आदर्श विलयन का वाष्प दाब दोनों द्रवों के आंशिक वाष्प दाब का योगफल होता है। यही बात ये बता रहा है। ठीक है, तो जब दोनों को मिक्स कर देंगे, आपस में दोनों को मिला देंगे, तो मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए और यहाँ बी, यहाँ ए और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास पी हो जाएगा। और ये दोनों को दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएगा तो हम इसे इस रूप में दर्शाएंगे। किस रूप में, पी ए प्लस पी बी, विलायक का वाष्प दाब और विलय का वाष्प दाब इक्वल टू कुल वाष्प दाब हो जाएगा। इसी बात को यहाँ बोल रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ नॉट लगाएंगे तो ये हमारा शुद्ध अवस्था में हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ नॉट नहीं लगाएं। अब देखते हैं, जब आदर्श विलयन बनता है तो उष्मा का न तो उत्सर्जन होता है, न तो हीट जो हमारे पास एनर्जी है वो ना तो इमिशन होते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलता है, और ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा।
आदर्श विलयन के सभी घटकों के सभी अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान रहता है। अब ये आकर्षण बल कैसा है, देखो यहां पर मान लो ए के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ए के मध्य, और यहां पर बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ऐसा मिलेगा। अभी आपको देखेंगे जैसे कभी हम ए बनाएंगे तो विलायक विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा, क्योंकि हम ए को विलायक मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। और यहाँ अगर ऐसा लिखा है बी और बी लिखा हुआ है, बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, तो इसका मतलब होगा विलय और विलय के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा। लेकिन मैं अगर कभी ऐसा कहूँगा ए और बॉन्ड बी करूँगा तो समझ जाना विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और विलय के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा, क्योंकि ए का मतलब विलायक है, बी का मतलब विलय है। तो ये हो जाएगा विलायक विलायक के मध्य लगने वाला बल, ये होगा विलय विलय के मध्य लगने वाला बल, और ये ए बी लिखने का मीनिंग क्या होगा, विलय और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा। आई होप इतना बातें आप लोगों को मैं क्लियर समझा दिया। तो ये कह रहा है कि सभी अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बॉन्ड बी इक्वल टू बी बॉन्ड बी इक्वल टू ए बॉन्ड बी, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बराबर ये है, इसके बराबर है, सभी के मध्य लगने वाला जो बल है वह हमारे पास एक समान होगा। आई होप मैं आप लोगों को इतना क्लियर बता दिया। अब देखते हैं विलयन बनने पर, जैसे ही विलय और विलायक को मिलाएंगे तो विलयन बनने लगेगा, नो डाउट। तो विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, अर्थात मिश्रण इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। डेल एच बराबर 0 होगा या मिश्रण बराबर 0 होगा। जैसे ही विलय और विलायक को आपस में मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर जो एंथैल्पी है, डेल एच का जो मान है वह क्या होता है, बिना परिवर्तन रहता है, अर्थात यह 0 रहता है। आई होप इतना आप लोगों को बात समझ आ गया। अब ये डायग्राम को थोड़ा से हम समझते हैं। देखो ये है हमारे पास आइडियल गैस। आइडियल गैस कब बनेगा, जब विलय और विलायक दोनों को मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है लिक्विड ए, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है लिक्विड बी, और यहाँ पर लिखा है मैंने ए। जब लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ जब मैं मिलाऊंगा, अर्थात विलय और विलायक को मिलाऊंगा, तो एक हमको विलयन मिलेगा, इसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर काम कर रहा है वह वेपर प्रेशर है, और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर है, अर्थात ए के लिए लगने वाला वेपर प्रेशर है, अब बी के लिए लगने वाला वेपर प्रेशर है। इसको हम क्या लिखे थे बताओ, यहाँ पर इसके लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वह मेरा पी हो जाएगा। और दोनों ए और बी को जब हम मिक्स करेंगे तो हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा, जिसे हम कहे हैं P बराबर पी ए प्लस क्या कहेंगे, P और B कहेंगे। ये बातें आप सब लोग जानते हैं। अब यहाँ मोल प्रभाज भी होगा, मोल प्रभाज, और देखो यहाँ लिखा है मोल प्रभाज और वाष्प दाब का वक्र, तो यहाँ मोल प्रभाज हमारे पास मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मोल प्रभाज हमारे पास क्या होता है, एक्स ए और प्लस क्या होता है, एक्स और क्या होता है, बी होता है। तो यही बात बता रहा है अच्छे से। तो ये है हमारे पास, देखो पी नॉट ए, इसका जो वैल्यू होगा, देखो इसके लिए मोल प्रभाज का जो वैल्यू होगा वह 1 बढ़ेगा, 1 से बी का मान 1 होगा, और 1 से ए का मान कितना हो जाएगा, 0, अर्थात इसका वैल्यू घटेगा। तो ए का मान क्या होगा, घट रहा है तो 0 कह रहा हूं, लेकिन 1 से बी का मान कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखो पी नॉट बी कह रहा है तो इसका मान घटेगा, तो घटेगा, 1 से बी का मान घट रहा है, तो यहाँ हमने उल्टा कर दिया, 1 से बी के लिए 0 कर दिया, और 1 से ए के लिए मैंने 1 कर दिया। यही है हमारे पास ग्राफ। तो थोड़ा सा आप लोग 1 से ए बराबर 1 लिखेंगे और 1 से बी बराबर 0, इसी को उल्टा इधर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए का मान यहाँ घट रहा है और यहाँ बी का मान घट रहा है, घट रहा है तो 0, घट रहा है तो 0, लेकिन ए बी का मान है, ये ए का मान है, और 1 से ए का मान 1 लिखेंगे और 1 से बी का मान 1 लिखेंगे। यही स्टूडेंट्स एक हमारे पास आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है, किसके बीच में खींचा गया है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के मध्य ग्राफ खींचा गया है। आई होप आप लोगों को इतना बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर समझ आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी कक्षा में अगर आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग और भी समझते हैं कि अभी आपने जो ग्राफ यहाँ पर देखा हुआ है ना, उसके अंदर में क्या क्या चीजों को हमको थ्योरी भी लिखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन क्या होता है, राइट। और जब आप आदर्श विलयन को समझ गए तो अनादर्श विलयन उनका जस्ट उल्टा होगा, राइट ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ में हम अनादर्श विलयन जो होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो 2 प्रकार के मिलेंगे, उनको भी हम बारी बारी से समझेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन अच्छा से आपको समझ आएगा। देखते हैं,
जब शुद्ध द्रव ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, मान लो हम अभी आपको बताया ना कि शुद्ध द्रव ए का वेपर प्रेशर मान लो पी नॉट ए, और अगर केवल पी ए लिखा रहे तो क्या लिखेंगे, हमारे पास कोई भी जो द्रव ए है उसका वाष्प दाब कहेंगे, लेकिन नॉट लगा दिए तो किसके लिए हो जाएगा, शुद्ध के लिए हो जाएगा। इसमें बी मिलाने पर अगर मान लो विलायक में हम क्या मिला दे, बी मिला दे, तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए से कम हो करके एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने ग्राफ में देखा था, इस तरीके से ऐसे हम बनाए थे, तो कहां पर मान हमारा कम हो रहा था, कहां ज्यादा हो रहा था, उसको आपने देखा है। उसी चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी में लिख रहे हैं। अब इसको उल्टा दो, इसी प्रकार शुद्ध द्रव ए, इसी प्रकार शुद्ध द्रव बी, जहां पर ए लिखा है उसके जगह में बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा अक्कल लगाएंगे तो इसमें ए मिलाने पर इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी से कम होकर के एक्स ए बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ ए के जगह बी हो जाएगा, यहाँ पी नॉट ए के जगह पी नॉट बी हो जाएगा, और पी नॉट ए के जगह पी नॉट क्या हो जाएगा, हमारे पास बी हो जाएगा, और एक्स बी बराबर 1 लिखे, वहां पर एक्स ए बराबर 1 हो जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर समझ आ गए। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन सिंपल मीनिंग है जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है सभी सांद्रता और सभी तापों पर। देखो उसी को लिखा है, वे विलयन जो राउल्ट नियम का सभी सांद्रताओं एवं तापमान पर, अर्थात सभी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है, देखो V नॉट इक्वल वी ए प्लस वी बी। अब ये वी ए प्लस वी बी क्या होगा, हमारे पास कुल आयतन भी है और यहाँ पर कुल आयतन में विलय और विलायक मिला है, तो ये वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। वी ए का मतलब क्या होगा, विलायक का आयतन होगा, और वी बी क्या होगा, हमारे पास विलय का आयतन होगा। तो ये बराबर नहीं होते हैं एक दूसरे के मान के, कम होगा या फिर ज्यादा होगा, विचलन कहेंगे उनको, डेविएशन कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं P नॉट इक्वल पी ए प्लस पी बी, हमारे पास जो प्रेशर है, कुल प्रेशर है, वो पी ए और पी बी के बराबर नहीं होता है, अर्थात नॉट इक्वल हम कहेंगे। और जो एंथैल्पी है वह भी 0 नहीं होता है, अर्थात इसमें भी बदलाव आ जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अनादर्श विलयन बनाने वाले द्रवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल समान नहीं होते, उसमें समान था। अब देखते हैं इसका एंथैल्पी परिवर्तन डेल भी बराबर नॉट इक्वल 0 नहीं होता है, अर्थात उसमें क्या था, एक बात आपको बता रहा हूं, आदर्श विलयन आप लोग लिखे ना तो वहां पर लिख लेना, आदर्श विलयन के नीचे में क्या लिख लेना, P बराबर पी ए प्लस पी बी लिखना, और V बराबर वी ए प्लस वी बी लिखना, और डेल्टा H बराबर स्टूडेंट्स 0 लिखना। इतना को आप लोग लिख लेना तो आदर्श विलयन के नीचे में, और उसी पर हम नॉट इक्वल लगा रहे हैं, यहाँ पर सेम उसी पर बराबर नहीं होता है, वही चीज लिखा हुआ है। तो विलयन का कुल आयतन घटक द्रवों के आयतन के योगफल से क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को एकदम क्लियर समझ आ गया। जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन वह विलयन होता है जो सभी सांद्रता और तापों पर जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन बनाने पर या जो उत्पाद हमारे पास बनता है, जो विलयन बनता है, उसमें जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वह डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, इक्वल नहीं होता है। और एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है वह भी 0 नहीं होता है, परिवर्तन होता है। और कुल जो आयतन होगा उसके द्रव के आयतन के मध्य जो आयतन होगा उसे क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। यही चीजें है अनादर्श विलयन। अब 2 तरह के हम अनादर्श विलयन देखेंगे, क्या क्या है, हमारे पास धनात्मक विचलन को दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन को दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और हम ग्राफ को भी आपको बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोनों प्रकार को थोड़ा थोड़ा से हम एक एक पेज में हम कवर करते हैं, इस बोर्ड में आपको अच्छे से बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि जो अनादर्श विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। इंग्लिश में कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो।
अब हम समझते हैं कि हमारे पास धनात्मक विचलन क्या होता है। अगर आप धनात्मक विचलन को समझ गए तो आप सभी लोग ऋणात्मक विचलन को आसानी से 1 मिनट में समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। बहुत ईजी है और मैं पूरा ग्राफ को भी बताऊंगा। आप सब लोग देखें, यहाँ पर जो एल और एन दिखा रहा है, आप लोग इसमें लिख सकते हैं 2-4 लाइन और बढ़ा के, जो मैंने 4 लाइन लिखा हुआ है। मेन चीजों को मैंने लिखा है और जो ग्राफ में दिख रहा है उसको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन किताब में लिखा गया है। अगर आप चाहेंगे स्टूडेंट्स तो इसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एल और जो एन है ऋणात्मक विचलन को दर्शा रहा है, और जो एल और क्यू है वह कोई विलायक के वाष्प दाब को बता रहे हैं, और जो यहाँ पर के और एन है ये हमारा विलय के वाष्प दाब को बता रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो हमारा राउल्ट का मान है, आदर्श का जो मान है ना, उसके मान से ये वाला जो डॉट लाइन दिखा रहा है उसके मान से इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं ये डॉट लाइन के बगल में यहाँ पर हमने ग्राफ को बढ़ा दिया है, अर्थात वैल्यू को बढ़ा दिया है। यहाँ भी देख पा रहे हैं ये डॉट लाइन को छोड़ करके वैल्यू को हमने बढ़ा दिया है। और ये किसके बीच में हम देख रहे हैं, वेपर प्रेशर के मध्य और मोल फ्रैक्शन। इसका वैल्यू है 0.2, 0.4, 6, 8 और ये 1.0 है। एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। यहाँ पर वैल्यू है 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 800 बढ़ते गया है। ये थोड़ा से हमको ग्राफ के बारे में जानकारी मिल गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं धनात्मक विचलन को दर्शाने वाले आदर्श जो अनादर्श विलयन क्या होते हैं। जब ए और बी अर्थात ए का मतलब क्या होगा, विलायक विलायक, और बी का मतलब क्या होगा, विलय विलय। अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में ए और बी, जो ए और बी क्या है, विलय और विलायक अर्थात विलयन। अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है तथा उष्मा अवशोषित होने लगते हैं तथा ऋणात्मक विचलन को दर्शाने लगते हैं। सॉरी, ऋणात्मक नहीं होगा, ये हमारा धनात्मक होगा, राइट, ये हमारा धनात्मक होगा, धनात्मक विचलन होगा, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं क्योंकि इसके वाष्प दाब का मान घटक द्रवों के वाष्प दाब के मान से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है हमारे पास, वाष्प दाब के मान से क्या होने लगता है, अधिक होने लगता है। यही बातें दिया है, एक बार मिला लेना, वाष्प दाब के मान से क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हो? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने समझा कि हमारे पास जो वाष्प दाब का जो मान है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, जो P है, P का मान, यहाँ पर कुल वाष्प दाब का मान जो आंशिक वाष्प दाब के मान से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए हमने ये जो चिन्ह लगाया है इधर लगाया हुआ। और जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, उसको भी लिखा है ना, मतलब इसका आयतन होगा, वो उसका मान भी जो यहाँ पर विलय और विलायक के वाष्प दाब अर्थात जो उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम उसके मान, कुल हमारे पास वॉल्यूम होगा उसके मान ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो भी है, भी मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो पॉजिटिव साइन है, और डेल्टा पी अर्थात इसके लिए जो हमारे पास कुल वाष्प दाब था ना, वो मान धनात्मक की ओर बढ़ने लगता है, और जो आयतन है वह भी हमारे पास धनात्मक मान की ओर आगे बढ़ने लगता है। और इसका एग्जांपल है ईथर प्लस एसीटोन है और वाटर प्लस एसीटोन है। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड हम लोग कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग स्क्रीनशॉट इसको फटाफट ले लो, फिर हम लोग ऋणात्मक जो विचलन दर्शाने वाले विलयन को पढ़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कहोगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने हमारे पास ये जो दिया हुआ है, तो चलिए स्टूडेंट अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो हमारे पास ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उनको भी हम लोग समझते हैं। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा चीज समझ आएगा। और चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं। मैंने उसी को जस्ट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जहां जहां जो वैल्यू था, मान था, उसको मैंने बदला हुआ है। बाकी सब चीज वही है जो आपने अनादर्श विलयन के धनात्मक वाला पार्ट में देखा है। देखो, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन जब ए और बी अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में ए और बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल उसके पहले में कम था, लेकिन अब क्या हो गया, अधिक होता है। तथा यहां पर क्या हो जाएगा, तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन बनाते हैं क्योंकि इनके वाष्प दाब का मान घटक द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के मान से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसीलिए ग्राफ को हम अभी इतना
इसके कुछ देर पहले हम ग्राफ को ऊपर चढ़ा रहे थे, अब ग्राफ को हम कहाँ ले आए, नीचे ले आए। ये जो हमारा आदर्श विलयन के मान है उसके मान से हम नीचे ले आए, ये हमारा आदर्श का मान है डॉट डॉट डॉट। अब इसके मान से हम क्या कर दिए, नीचे कर दिए। यहाँ पर किसके किसके बीच में हम विलयन का काम कर रहे हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ये मूल प्रभाज का मान है, ये वेपर प्रेशर का मान है, बाकी सब चीज सेम है, बस यहाँ हम नाम को बदल दिए। एन और एम यहाँ विलयन है जो ऋणात्मक वैल्यू को बता रहा है, और यहाँ पर एन और एल ये हमारा विलायक का वाष्प दाब है, के और एम ये हमारा विलय का वाष्प दाब है। तो उनका जो मान है आंशिक वाष्प दाब ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है जो वास्तविक मान होता है उसके मान से। आई होप उसी को मैंने कॉपी किया हुआ है ताकि आप लोगों को पढ़ने में सरल हो। जैसे मैंने इसके कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया, यहाँ जो मान अधिक दिख रहा है तो हमारे पास जो धनात्मक था उसमें कम था, क्लियर हो। और वाष्प दाब के मान से यहाँ जो कम दिख रहा है ऋणात्मक में, उसके पहले हमने जो देखा है वहां पर क्या था, अधिक था, और ऋणात्मक के जगह धनात्मक था, बाकी हमारा सब चीज सेम है, क्लियर हो। अब यहाँ पर जो वैल्यू है दोस्तों चेंज हो जाएगा। अब ऋणात्मक के लिए इसका जो साइन है उसको हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो साइन प्लस दिख रहा है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन को देख रहे हैं। यहाँ भी ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है, कुल आयतन को जो वैल्यू दिख रहा है वह इधर का मान ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रेशर दिख रहा है वो भी इसका मान क्या होगा, ये हमारा जो कुल मान है ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर एग्जांपल को मैंने चेंज कर दिया है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है, एसीएल प्लस वाटर है, एसीटोन प्लस एनिलीन है। तो यही है हमारे पास अनादर्श विलयन का दो प्रकार। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने दोनों प्रकार को बहुत अच्छे ढंग से देखा समझा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है और मैं उसको भी बता देता हूं, दोनों में अंतर आप लोग पढ़ना मत भूलना। दोनों में अंतर क्या है ना। आदर्श और अनादर्श विलयन में भी अंतर पूछा जाता है, और धनात्मक और ऋणात्मक में भी अंतर पूछा जाता है, राइट। तो आप सब लोग इसे ध्यान से अंतर को भी कर लेना, बहुत इजी है। जैसे पॉजिटिव साइन यहाँ लगता है तो वहां नेगेटिव साइन लगता है, नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। वाष्प दाब का मान वहां अधिक होता था, यहाँ कम। उसमें क्या होता है, मान हमारा कम होता था, इसमें अधिक होता है, लगने वाला आकर्षण बल। इस तरह से अंतर को आप लोग कर लेना दोनों में। और एक चीज और है, आदर्श और अनादर्श जो विलयन होता है उसमें भी अंतर को पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक को पढ़ा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब लोग, अगर नहीं लिए हैं तो एक बार फिर ले सकते हैं। तो बच्चों आप सबका पेपर बहुत पास है, और सिलेबस हमारा बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कोई भी चीज जब आपको बड़ा करना होता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को बड़ा मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप पिसाएंगे नहीं, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो भूल जाइए आप अपने सपना को पूरा कर पाएंगे। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कंटिन्यू अपने वर्क पर लगे रहना है।